हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज और होल्डिंग कंपनीज की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इन इन्वेंट्री, म्यूचुअल ओइंग्स एंड डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी के बारे में। और आज हम करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें ये तीनों ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और साथ में रिवाइज हो जाएगा एक वो टॉपिक जिसको हमने हमारी पहले की वीडियोस में किया था, जो है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखते हैं फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। हमें यहाँ दी हुई है शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सरप्लस। सरप्लस में देखिए एन लिमिटेड के बैलेंस नेगेटिव दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना। फिर हमें दिए हुए 9% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, प्लांट एंड मशीनरी। 8400 शेयर्स इन एन लिमिटेड, यानी कि एम लिमिटेड ने एन लिमिटेड के 8400 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो एम लिमिटेड यहाँ पे क्या हुई? होल्डिंग कंपनी। और एन लिमिटेड कौन हुई? सब्सिडरी कंपनी। ठीक। आगे लिखते हैं 9% डिबेंचर्स इन एन लिमिटेड एक्वायर्ड एट पार, यानी कि एम लिमिटेड ने एन लिमिटेड के डिबेंचर्स को भी एक्वायर किया है। ठीक है, और कैसे किया है? एट पार पे। देखिए टोटल डिबेंचर्स कितने के थे? 3 लाख के ना, यानी कि 3 लाख में से 1,20,000 के डिबेंचर्स को एक्वायर किया है और पेमेंट भी कितने की है? 1,20,000 की है। हमें आगे दिया हुआ है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक। आगे देखिए लिखते हैं एम लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स इन एन लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन लिमिटेड। एन लिमिटेड कौन है यहाँ पे? सब्सिडरी। ठीक है, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और वो क्या है? लॉस है 1,40,000 का। आगे लिखते हैं ट्रेड पेबल्स ऑफ एन लिमिटेड इंक्लूड ₹55,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एम लिमिटेड, कि एम लिमिटेड ने एन लिमिटेड को गुड्स सप्लाइड की थी। ठीक है, उसकी वजह से ट्रेड पेबल्स हैं एन लिमिटेड के कितने के? 55,000 रुपीज के। तो एम लिमिटेड के क्या हुए? ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ये केस है म्यूचुअल ओइंग्स का। फिर लिखते हैं ऑन विच एम लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. 40% of these goods were still in inventory on 31st March 2016, यानी कि साल के आखिर में 40% गुड्स क्या हैं? अनसोल्ड हैं। इट मींस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होंगे यहाँ पे। You are also informed that during January 2016, goods costing rupees 8,000 were destroyed by fire. Prepare a consolidated balance sheet. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप लोग अपनी पेन पेंसिल कैलकुलेटर नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमें है साल शुरू हुआ वो डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2015। फिर हमें दी हुई है बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 2016। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में कब एक्वायर किया? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, अब देखो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को जब एक्वायर करती है उससे पहले के टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन टाइम, जो कि यहाँ कितना था? 9 मंथ्स। और होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन टाइम, जो कि कितना था? 3 मंथ्स। ठीक है, और देखो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एन लिमिटेड के साल के शुरू में नेगेटिव बैलेंस थे 1,40,000 के। देखो यहाँ लिख दिया, यानी कि ये बैलेंस हमारे पास कितने हैं? किसके हैं? सब्सिडरी के। और सब्सिडरी कौन है? एन लिमिटेड, है ना। और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखे हैं, देखो यहाँ पे, ये भी किसके हैं? सब्सिडरी लिमिटेड के। ठीक है, और यहाँ लिखे हुए ना ब्रैकेट में 80,000, यानी कि नेगेटिव बैलेंस था, मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया। इस तरह से लिखने से हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, अब आगे हम निकालते हैं कि होल्डिंग ने सब्सिडरी की कितने परसेंट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 8400 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और टोटल सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 12 लाख की। एक शेयर की वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज, यानी कि कितने शेयर्स हुए? 12,000। यानी कि होल्डिंग कंपनी कौन थी? एम लिमिटेड। और सब्सिडरी कौन है? एन लिमिटेड। यानी कि एम लिमिटेड ने 8400 शेयर्स में इन्वेस्ट किया आउट ऑफ 12,000 शेयर्स, यानी कि 70%। ठीक है ना। और बाकी के 30% किसके पास गए? माइनॉरिटी के पास। ठीक है, अब हमने जब लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करती है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी। और यहाँ पे कौन है? एन लिमिटेड सब्सिडरी है ना। और हमने ये फॉर्मूला भी किया था। ओपनिंग बैलेंस किसके? सब्सिडरी के, प्लस प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है तो, और क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो सब्सिडरी के ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ था 1,40,000 का, लॉस था ना। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिख दिया।
उसके बाद ये अज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं x, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, देखो ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं हुआ था यहाँ पे और क्लोजिंग बैलेंस भी कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये नील। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, यहाँ हमने लिखा भी था ना, ब्रैकेट में थे 80,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -80,000। तो मेरे पास यहाँ पे आ गए प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आ गए 60,000। अब देखिए मैंने ये 8,000 रुपीज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर, और यहाँ पे आंसर आ गया 68,000 का। अब देखो ये 8,000 क्या है, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग जनवरी 2016 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि जनवरी 2016 में 8,000 की जो गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर से। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसे यहाँ पे प्लस क्यों किया है। देखो बच्चों, एक बार तो हमने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया इस लॉस को, लेकिन मैं इसे बाद में माइनस करूंगी ये देख के कि ये जो लॉस है ये प्री एक्विजिशन टाइम का है या ये पोस्ट एक्विजिशन टाइम का है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये जो लॉस हुआ है ये बिलोंग करता है पोस्ट एक्विजिशन के टाइम से, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी को ज्वाइन किया था जनवरी में, है ना, 1 जनवरी 2016 को, और ये लॉस कब हुआ है, जनवरी 2016 में, ड्यूरिंग जनवरी 2016। तो हम इस लॉस को कंसिडर करेंगे जब हम पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे आंसर आ गया 68,000 रुपीज, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना अर्न किया, 68,000। और अब इस 68,000 को प्री एक्विजिशन टाइम और पोस्ट एक्विजिशन टाइम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्री एक्विजिशन टाइम कितना था, 9 मंथ्स का, और बाद वाला कितना था, 3 मंथ्स का, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 51,000 और 17,000। ये जो 51,000 थे प्री एक्विजिशन के, ये यूज हो जाएंगे जब हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे वहां पे, और ये 17,000 बिलोंग करते हैं पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम निकालते हैं प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स या लॉसेस। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएंगे, लॉसेस आएंगे। देखो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी यानी कि एन लिमिटेड के ओपनिंग बैलेंस हमें दिए हुए थे, देखो है ना, यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 1,40,000 के लॉसेस थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो प्री एक्विजिशन का जो शेयर था ड्यूरिंग द ईयर में, वो आपने कितना निकाला, 51,000, और हमने यहाँ पे भी इसको बताया कि इसे हम कहाँ कंसीडर करेंगे, प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट या लॉसेस निकालते हुए। तो हमने इसको यहाँ पे प्लस कर दिया और कितना आंसर आ गया, -89,000, यानी कि ये क्या है, लॉस। कौन सा लॉस, कैपिटल लॉस, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, प्री एक्विजिशन लॉस। अब इस प्री एक्विजिशन लॉस को, ठीक है, हम किस किस में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग कंपनी में जो कि कौन थी, एम लिमिटेड, और किस में डिवाइड करेंगे, माइनॉरिटी में, उनके 70% और 30% शेयर में। तो इस तरीके से जो होल्डिंग कंपनी थी उसे लॉस में कितना शेयर मिला, 62,300 का, और माइनॉरिटी को कितना मिला, 26,700 का। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में यहाँ पे अभी निकाले 17,000, ठीक है। देखो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 मार्च 2016 के, यानी कि 3 मंथ्स के 17,000। अब देखो यहाँ पे जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री था, यहाँ पे बताया था ना, ये बिलोंग करता था पोस्ट एक्विजिशन के टाइम से, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया और आंसर आ गया 9,000। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मान लो मैम अगर ये जो लॉस है, अगर ये होल्डिंग के सब्सिडरी को ज्वाइन करने से पहले होता तो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। अगर ये लॉस होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी को ज्वाइन करने से पहले होता, मान लो अगर ये लॉस दिसंबर में होता, तो हम इसे कहाँ कंसीडर करते, प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। तो ये 9,000 के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या फिर जिसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स कह रहे हैं वो आ गए। इसको हमने होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर दिया। होल्डिंग को मिले 6,300 और माइनॉरिटी को मिले 2,700। आगे हम निकालते हैं गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। देखिए जो होल्डिंग कंपनी है यानी कि एम लिमिटेड, उसने कितना पैसा दिया है एक्विजिशन के लिए, उन्होंने 8,15,000 तो दिए हैं शेयर्स के लिए, है ना, और 1,20,000 किसके लिए दिए हैं, डिबेंचर्स के लिए, यानी कि टोटल कितने दिए, 9,35,000। बदले में मिला क्या क्या है, 70% शेयर कैपिटल मिली 8,40,000 रुपीज की वैल्यू में, है ना। डिबेंचर्स मिले 1,20,000 के, एट पार पे एक्वायर किया था ना, तो टोटल कितना हो गया, 9,60,000। और जो प्री एक्विजिशन के लॉसेस हैं उसमें भी तो होल्डिंग का शेयर था ना, जितना था 62,300। देखो यहाँ माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 8,97,700। लेकिन पे कितना कर रहे हैं, 9,35,000। इट मीन्स ज्यादा पे कर रहे हैं ना, और कितना ज्यादा पे कर रहे हैं, 37,300। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गुडविल कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक, आगे कैलकुलेट करते हैं माइनॉरिटी। हमारे इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है 30% से,
ठीक है, तो उनका शेयर कैपिटल में हिस्सा कितना आ गया, 3,60,000 का। प्री एक्विजिशन लॉसेस में यहाँ पे आपने निकाला था, कितना था, -26,700। यहाँ पे लिख दिया। पोस्ट एक्विजिशन में निकाला था आपने 2,700, तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आ गया 3,36,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट्स ऑन इन्वेंट्री। देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम लिमिटेड ने कितने के प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, 10,000 के। गुड्स अनसोल्ड कितने की हैं, 40% की। तो इस हिसाब से अनरियलाइज प्रॉफिट्स कितने के हुए, 4,000 के, है ना। और हमने हमारी लास्ट वीडियो की थ्योरी में पढ़ा था कि इस अनरियलाइज प्रॉफिट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे जब हम एग्रीगेट इन्वेंट्री निकालेंगे, वहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए ही जब हम रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, वहां पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो सबसे पहले लेते हैं नोट नंबर 1। देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है शेयर कैपिटल। ये किसकी शेयर कैपिटल है, होल्डिंग की। होल्डिंग कौन है, एम लिमिटेड। कितने की हो गई, 30 लाख। नोट नंबर 1 रेडी। उसके बाद नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी किसके हैं, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के, यानी कि एम लिमिटेड के। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख के। उसके बाद रिजर्व, यहाँ पे देखो जर्नल रिजर्व 6 लाख के। सरप्लस का बैलेंस 3,40,000 का। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आपने शेयर निकाला था 6,300 का। और अनरियलाइज प्रॉफिट्स ऑन इन्वेंट्री जिसको अभी हमने किया था, 4,000 रुपीज थे उसके, उसको माइनस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का आंसर आ गया 9,42,300। देखो लिख दिया यहाँ पे। अगला माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। देखो यहाँ पे कैलकुलेट की थी हमने, और ये आ गया हमारा नोट नंबर 3। नेक्स्ट में हमारे पास आता है नोट नंबर 4, लॉन्ग टर्म बोरिंग का। अब देखो इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स थे ना हमारे पास, और डिबेंचर्स जो टोटल थे सब्सिडरी के, वो कितने थे, 3 लाख। हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, जब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जितने भी वैल्यू के डिबेंचर्स में होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करेगी, वो क्या कर देंगे, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1,80,000 लिख दिया यहाँ पे भी। देखो और नोट नंबर 5, ट्रेड पेबल्स। देखो ट्रेड पेबल्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन में म्यूचुअल ओइंग्स थी, हमने पढ़ा था 55,000 की। ठीक है, तो वहां पे क्या था, देखो क्वेश्चन में जाके देखते हैं हम एक बार। देखो यहाँ पे था, ट्रेड पेबल्स ऑफ एन लिमिटेड इंक्लूड्स ₹55,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एम लिमिटेड। यानी कि एन लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स हैं और एम लिमिटेड के क्या हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। और म्यूचुअल ओइंग हुई कितने की, 55,000 की। ठीक है, तो दोनों की ही एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो 55,000 ट्रेड पेबल में से माइनस हो गए और आंसर आ गया 5,15,000। तो इस तरीके से बैलेंस शीट की ये साइड बनकर तैयार हुई और टोटल आ गया 49,73,300। अब चलते हैं असेट साइड पे। सबसे पहले हमारे पास आएगी टेंजिबल असेट, नोट नंबर 6 में। यहाँ पे हमने टोटल करके लिख दिया 29,20,000 का। फिर हमारे पास आया नोट नंबर 7, इनटेंजिबल असेट, गुडविल, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर आया नोट नंबर 8, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के लिए अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री थी ना हमारे पास, वही 4,000। तो देखो यहाँ पे भी माइनस कर रखे हैं और आंसर आ गया 14,86,000 का। ये हो गया नोट नंबर 8। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में अभी हमने क्या बात डिस्कस किया कि म्यूचुअल ओइंग्स है ना, जैसे हमने ट्रेड पेबल्स में माइनस किया, वैसे ही क्या माइनस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो ये देखो यहाँ पे भी एम लिमिटेड और एन लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स में से कितना माइनस हो गया, 55,000। आंसर आ गया 4,65,000, यहाँ लिख दिया। और लास्ट नोट, नोट नंबर 10, कैश एट बैंक का। तो ये टोटल कर दिया एम लिमिटेड और एन लिमिटेड के बैंक बैलेंस का, और आंसर आ गया 65,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 65,000 लिख दिया और बैलेंस शीट की एसेट साइड बनकर हो गई तैयार। और यहाँ पे टोटल आ गया 49,73,300। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई। ये थे हमारे नोट्स टू अकाउंट। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। आप लोग अपने घर पे रहिए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।